हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनपी कॉमर्स क्लासेस। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं ओवर सब्सक्रिप्शन टॉपिक को। हमारी सीरीज़ चल रही थी इशू ऑफ शेयर कैपिटल चैप्टर की, कंपनी चैप्टर से, जिसके कि हम 2 पार्ट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था ना, एंट्रीज वगैरह सीखी थी। आज हम उसके आगे का पार्ट डिस्कस करने वाले हैं जो कि ओवर सब्सक्रिप्शन बेस्ड होगा। ठीक है, हम जो भी सिलेबस कवर कर रहे हैं वो सभी एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस जो भी एग्जांपल्स और इक्वेशंस मैं इसमें ऐड करती हूँ वो सभी एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। सेशन 24-25 के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट सीरीज़ है, यानी कि लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। मैं आपको ये सारा सिलेबस जो है कवर करवा रही हूँ। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर, जो कि है ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसके कुछ थ्योरेटिकल पार्ट को कि ओवर सब्सक्रिप्शन होता क्या है। देखिए, कुछ स्थितियों में जब कंपनी को जनता में निर्गमित अंशों से अधिक अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हो जाते हैं, और जो कि किसकी वजह से होते हैं, अक्सर कंपनी की मजबूत वित्तीय स्थिति और अच्छे प्रबंध के कारण, तो इसे ही हम अभिदान कहते हैं या ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। देखो, एक एग्जांपल से मैं आपको बेटर तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके पास या कंपनी के पास जो है वो शेयर्स थे 1 लाख। कंपनी ने शेयर्स को मार्केट के अंदर खरीदने के लिए पब्लिक के बीच में प्रपोज़ल रखा कि जो भी शेयर होल्डर्स खरीदना चाहते हैं, हमने कंपनी की तरफ से इतने शेयर्स इशू किए हैं, 1 लाख खरीद सकता है। ठीक है, लेकिन कंपनी इस 1 लाख शेयर्स के बदले में कितने शेयर्स के लिए ऑफ़र देती है, 4 लैक्स। जस्ट एग्जांपल मान रहे हैं हम कि 1 लाख शेयर्स आपने जनता के बीच में इशू किए थे, लेकिन आपके पास में एप्लीकेशन कितने की आई, 4 लैक्स खरीदने की आई। तो अब आपके पास तो 1 लाख की शेयर है, लेकिन एप्लीकेशन आई है 4 लाख की, तो आप पूरे 4 लैक्स तो दे नहीं सकते ना, क्योंकि जितने हमारे पास होंगे उतने तो अलॉट करेंगे। तो इस कंडीशन को हम ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन कहते हैं। ठीक है, अब इसको किस तरीके से अलॉट करेंगे, क्या बेसिस होंगे, उसको हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे। एक 2 कंडीशंस और बनती है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एक तो होती है फुल सेटलमेंट की, एक होती है आपकी अंडर सब्सक्रिप्शन। अब ये दोनों क्या होता है, देखो, 1 लाख शेयर से आपने इशू किए जनता के बीच में, लेकिन आपके पास में एप्लीकेशन कितने की आई, 1 लाख की। यानी कि जितने शेयर्स थे और आपने जनता के बीच में जितने इशू किए उतने के उतने ही, उससे ज़्यादा और कम के लिए एप्लीकेशन नहीं आई, सिर्फ उतने के लिए ही एप्लीकेशन आई। दैट मीन्स फुल्ली सब्सक्रिप्शन होगा इसके अंदर, यानी कि आपके पास जितने शेयर्स थे आपने उतने इशू किए और उतने के लिए एप्लीकेशन आ गई और उतने को उतने आपने अलॉट कर दिए। एक कंडीशन होती है कि आपके पास जितने शेयर्स हैं उतने शेयर्स की या उससे ज़्यादा की ना, कि उससे कम के लिए एप्लीकेशन आपके पास आ रहा है, जैसे कि 90,000 के लिए आ गए, 95 के लिए आ गए, 97 के लिए आ गए, या 80 के लिए समथिंग आ गए। तो इतने शेयर्स, मतलब टोटल आपके पास 1 लाख ना आकर के उससे कम के लिए अगर आते हैं तो वो अंडर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन हो जाती है। तो सब्सक्रिप्शन की 3 कंडीशन होंगे, अंडर, फुल्ली एंड ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर समझ में आ गया, जितने शेयर्स है उससे कम के लिए अगर एप्लीकेशंस बन आ रहे हैं तो वो अंडर में हो गए, और जितने शेयर्स है उतने के लिए ही अगर एप्लीकेशंस आ रहे हैं तो फुल्ली सेटलमेंट हो जाएगा या फुल्ली सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। और ओवर सब्सक्रिप्शन, इसमें क्या होता है कि जितने के शेयर्स है उससे ज़्यादा के लिए एप्लीकेशन आ जाना। अब आज के हम इसमें टॉपिक के अंदर इस ओवर सब्सक्रिप्शन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके अंदर मैंने एक न्यूमेरिकल भी ऐड किया है, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब ओवर सब्सक्रिप्शन में मेनली 3 सिचुएशंस होती हैं, वो कौन कौन सी, देखो, पहला है कुछ आवेदकों को पूर्ण रूप से स्वीकार करके शेष को मना कर देना, यानी कि आपके पास 4 लाख के लिए एप्लीकेशंस आए थे, आपके पास शेयर्स थे 1 लाख, अब आप पूरे 1 लाख तो इशू कर नहीं सकते, अलॉट कर नहीं सकते, तो आप क्या करोगे, उसमें से कुछ शेयर होल्डर्स को तो शेयर्स अलॉट कर दोगे और कुछ को क्या करोगे, आप रिजेक्ट कर दोगे, यानी कि वापस से उनका रिफंड आपको देना पड़ेगा, कि आपके पास में ऑप्शन नहीं है, आप अलॉट नहीं कर सकते और आपको वापस से रिफंड करना है। पहली कंडीशन तो होती है आपकी ये। नेक्स्ट होती है सभी आवेदकों के अंशों को आनुपातिक या समानुपात के रूप में बंटन करना या अलॉटमेंट करना, जिसे हम प्रो राटा अलॉटमेंट कहते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं और आगे हम इसी पे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, और आपके एग्जाम्स में भी प्रो राटा अलॉटमेंट पूछा जाता है।
यानी कि आप क्या करोगे, जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आई उस हर एक शेयर होल्डर्स को, पर शेयर होल्डर को आप उतने शेयर्स ना देके उसका कुछ परसेंटेज डिसाइड कर देते हो, या कुछ क्राइटेरिया फिक्स कर देते हो कि इतने शेयर्स मिलेंगे। यानी कि जिसने 100 शेयर्स मांगे थे उसको आप या तो 90 दे रहे हो, या 50 दे रहे हो, या 80 दे रहे हो, XYZ कुछ भी दे रहे हो, और जितने मांगे थे उतना ना दे करके उससे कम के लिए आप उनको शेयर्स अलॉट कर रहे हो, तो यही आपका प्रो राटा अलॉटमेंट कहलाता है। और लास्ट कंडीशन बनती है कि दोनों विधियों को मिक्स्ड रूप से यूज़ करना, जैसे कुछ को आपने रिफंड कर दिया और कुछ को आपने प्रो राटा अलॉटमेंट कर दिया। ये कैसे करेंगे हम, ये आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। अब कुछ एक एंट्रीज, इससे पहले वाले सेशन में भी मैंने आपको एंट्रीज बताई थी कि कौन कौन सी एंट्रीज आपको पास करनी है। सिमिलर वही एंट्री है, बस यहाँ पर एक प्रो राटा अलॉटमेंट जो कि मिक्स एंट्री है, जिससे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसकी एंट्री देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपके पास में एप्लीकेशन मनी आएगी, रिसीव्ड होगी, तो उसको हम शो करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, जो कि हम पहले प्रीवियस वीडियो के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होने के बाद में आप क्या करोगे, इस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करोगे। किस तरीके से एडजस्ट करना है वो क्वेश्चन में गिवन होगा आपको। तो उसको एडजस्ट कैसे करेंगे कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर कुछ भी नहीं है, नॉर्मली जितने शेयर्स के लिए आया उतने शेयर्स आपने अलॉट कर दिए, तो अपर एंट्री करते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लेकिन आपने अलॉटमेंट पर उस अमाउंट को एडजस्ट किया है या वापस रिफंड किया है, तो उस कंडीशन में टू अलॉटमेंट आ जाएगा, और रिफंड किया तो टू बैंक भी आ जाता है। ये एंट्री हम इसकी करते हैं एप्लीकेशन मनी को अलॉटमेंट पर ट्रांसफ़र करने की। फिर नेक्स्ट एंट्री होती है आपकी शेयर अलॉटमेंट। यहाँ पर आप टू बैंक भी लिख सकते हैं, टू बैंक। ये मिक्स एंट्री हो जाएगी आपकी कि आपने शेयर के एप्लीकेशन मनी का जो पैसा था उसे कैपिटल में ट्रांसफ़र किया, अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया, और बाकी अगर रहा है अमाउंट तो उसको आपने रिफंड कर दिया, जो कि टू बैंक के नाम से आ जाएगा। अब वही एंट्री नेक्स्ट अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री करेंगे, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब बाद में फिर हम इसकी अलॉटमेंट रिसीव करने की एंट्री करते हैं, उसको मैं यहाँ बता देती हूँ आपको। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब इसमें क्या करते हैं कि जितना अलॉटमेंट अमाउंट एक्चुअल में है उसमें से हम जो ऊपर एडजस्ट करके आए हैं उस अमाउंट को माइनस करके यहाँ पर शो कर देंगे। ठीक है। अब ये एक टेबल है, ये टेबल इतनी इंपॉर्टेंट है कि इस टेबल को अगर आपने बनाना सीख लिया तो आप प्रो रेटा अलॉटमेंट के किसी भी क्वेश्चंस को गलत नहीं करोगे। यानी कि विदाउट एंट्री करे आपको सभी अमाउंट पता लग जाएगा कि कौन से में एप्लीकेशन मनी में कितना डालना है, अलॉटमेंट में कितना डालना है, रिटर्न कितना करना है, एडजस्ट कितना करना है। ये सभी जितने भी क्वेश्चन हैं सभी का आंसर आपको इस एक अकेले टेबल से मिल जाएंगे। हम सभी क्वेश्चंस को टेबल से कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें टेबल की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मली एंट्री से भी उस क्वेश्चंस को कर सकते हैं। टेबल को देख लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद हम एक क्वेश्चन लेंगे जो टेबल से ही मैं आपको सॉल्व करवाऊँगी। देखो, सबसे पहले आपके टेबल का जो फर्स्ट कॉलम होगा उसमें हम लिखेंगे शेयर अप्लाइड। यानी कि आपके पास में जो है कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आया है, नंबर ऑफ़ शेयर्स। यहाँ पर हम बात करेंगे नंबर ऑफ़ शेयर्स की। रुपीज़ नहीं लिखना है, नंबर ऑफ़ शेयर्स लिखना है। नेक्स्ट कॉलम के अंदर हम लिखेंगे शेयर्स अलॉट की। जितने शेयर्स आए उसमें से आपने कितने शेयर्स अलॉट किए हैं वो यहाँ पर भी नंबर ऑफ़ शेयर्स आ जाएगा, उसको हम इस कॉलम में लिख देंगे। नेक्स्ट, अब जो नंबर ऑफ़ शेयर्स आपने अलॉट किए हैं और जितने के पास आपके पास एप्लीकेशन आई थी, तो एप्लीकेशन मनी से हम अमाउंट रिसीव निकालेंगे। ये एप्लीकेशन मनी है एक तरीके से आपके। एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव्ड हुई, एक्चुअल में कितनी रिसीव्ड हुई उस मनी को हम यहाँ पर शो करेंगे, और होनी कितनी चाहिए थी यहाँ पर उस अमाउंट को ड्यू करेंगे, एप्लीकेशन मनी के अमाउंट को। एप्लीकेशन मनी जो रिसीव्ड हुई है उसको हम निकालेंगे नंबर ऑफ़ शेयर्स मल्टीप्लाई एप्लीकेशन, जो भी आपको गिवन होगी वैल्यू उससे मल्टीप्लाई करके। और ये वाला कॉलम जो हम निकालेंगे ड्यू वाला, इससे एक्चुअल कितना होना चाहिए था, यानी कि यहाँ जो शेयर्स लिखे हुए होंगे उस नंबर ऑफ़ शेयर्स को आपको अलॉटमेंट एप्लीकेशन के जो मनी है उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। उसके बाद हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे जो कि हमारा एक्सेस अमाउंट कहलाएगा। नेक्स्ट के अंदर हम अलॉटमेंट मनी को ड्यू करेंगे कि कितनी आपकी अलॉटमेंट मनी एडजस्ट की है। यहाँ पर आप जो मनी एडजस्ट करके आए हो उस एडजस्ट मनी को यहाँ लिखेंगे। अगर अलॉटमेंट मनी के पर एडजस्ट करने के बाद भी अगर कुछ पैसा बचता है और क्वेश्चन में लिखा है कि आपको उस पैसे को कॉल्स में एडजस्ट करना है, चाहे फर्स्ट कॉल में करना हो या सेकंड कॉल में करना हो या दोनों में करना है, तो उस अमाउंट को हम इस कैटेगरी में लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में
जो एक्सेस अमाउंट है उस एक्सेस अमाउंट को कॉल्स पर एडजस्ट करने के लिए नहीं कहा गया है, तो ये दोनों कॉलम आपको स्किप कर देने हैं, नहीं बनाने हैं। आप अलॉटमेंट बनने के बाद में डायरेक्ट बैंक रिफंड का कॉलम जो है बना सकते हो। ठीक है, यहाँ लास्ट के अंदर हम बैंक रिफंड लिख देंगे। चलो अब आगे हम करते हैं, ये क्वेश्चन हमारे सामने है। जनता पेपर्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹25 ईच पेबल इज़ अंडर, यानी कि जनता पेपर्स लिमिटेड ने कितने शेयर्स जनता में इशू के लिए भेजे हैं? 1 लाख, और शेयर्स की वैल्यू कितनी है, यानी कि एक शेयर है 25 रुपये का। किस तरीके से है? एप्लीकेशन मनी पे मांगे 5 रुपये, अलॉटमेंट पे 7.5 रुपये, फर्स्ट कॉल पे 7.5 रुपये और सेकंड कॉल पर 5 रुपये। यहाँ जो लिखा है ड्यू 2 मंथ्स आफ्टर अलॉटमेंट, यानी कि अलॉटमेंट के 2 महीने बाद में जो है फर्स्ट कॉल का पैसा आपको ड्यू करना है, और इसके 2 मंथ्स बाद में आपको सेकंड कॉल का पैसा ड्यू करना है। तो ये जो है आप ये दोनों चीज़ जब डेट लिखोगे वहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, अब है एप्लीकेशन व रिसीव्स फॉर लैक्स। आपके पास शेयर्स कितने थे? 1 लाख के। एप्लीकेशंस कितने की आई? 4 लाख के। मतलब ज़्यादा के लिए आई, तो ज़्यादा के लिए आई तो कौन सी कंडीशन हो गई? ओवर सब्सक्रिप्शन की। यहाँ तक समझ आया? नेक्स्ट है जनवरी 1, 2017 अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन Feb 1, 17। आपने जो अलॉटमेंट है वो 1 फरवरी 2017 को बनाया। अब इस पर 3 कंडीशंस हैं, 3 अलग अलग सिचुएशन है। पहले सिचुएशन है आपके सामने, डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू अलॉट 1 लाख शेयर्स इन फुल टू सेलेक्टेड एप्लीकेंट्स एंड द एप्लीकेशंस फॉर द रिमेनिंग 3 लाख शेयर्स वर रिजेक्टेड आउटराइट। यानी कि डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया है कि जो 1 लाख शेयर्स है उनको तो पूरा का पूरा हम पैसा जो अलॉट कर देंगे शेयर्स 1 लाख, लेकिन बाकी का जो बचा 3 लाख उनको हम रिफंड कर देंगे, उनको हम कुछ भी अलॉट नहीं करेंगे। कैसे? आपके पास शेयर्स थे 1 लाख के, लेकिन आपके पास में कितने की एप्लीकेशन आई? 4 लाख की। तो डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि इनको तो हम फुल सेटलमेंट कर देंगे, फुल सब्सक्रिप्शन, यानी कि 1 लाख को 1 लाख के शेयर्स इशू कर देंगे। लेकिन यहाँ क्योंकि हमारे पास शेयर्स हैं ही नहीं, उन्होंने तो उन्होंने इसको प्रो राटा में भी नहीं रखा है। उन्होंने क्या कहा डायरेक्टर्स ने कि पूरा का पूरा पैसा आप रिटर्न कर दोगे, यानी कि ये रिफंड की कैटेगरी में आ जाएगा। 3 लाख, 4 लाख में से 1 लाख तो उधर चला गया, बाकी बचा रिमेनिंग 3 लाख को हम रिफंड कैटेगरी में डाल देंगे। तो सिंपल है। सबसे पहले हम इसी की एंट्री यहाँ कर लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना है? देखो फर्स्ट जो एंट्री होती है जिसमें आपको एप्लीकेशन मनी का पैसा रिसीव्ड होता है वो हमेशा उतने शेयर से करनी है जितने की शेयर्स आपके पास में ख़रीदने के लिए आए हैं। जैसे कि 4 लाख के लिए आए थे आपके पास एप्लीकेशन, तो यहाँ जो अमाउंट लिखेंगे हम वो 4 लाख से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। ये चीज़ ध्यान रखनी है ना। 4 लाख मल्टीप्लाई एप्लीकेशन मनी पे कितना रुपया मांगा था? 5 रुपये। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? 20 लाख से बैंक में ट्रांजेक्शन हम कर देंगे। अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? इस शेयर कैपिटल को हमें किस में ट्रांसफ़र करना है? एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में करना है। तो उसके लिए हम एंट्री क्या करते हैं? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हमें वही अमाउंट को ट्रांसफ़र करना है जो एक्चुअल में बनता है। यानी कि इतना तो आपके पास में रिसीव्ड हुआ था 20 लाख, लेकिन ये 20 लाख पूरा आपका नहीं है। आपके पास में शेयर्स जितने हैं आप हम उतने को ही इसके अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। हमारे पास शेयर्स थे 1 लाख के और हम 1 लाख के ही अलॉट कर रहे हो, तो 1 लाख को हम मल्टीप्लाई करेंगे एप्लीकेशन मनी से, जो कि कितनी है? 5 रुपीज़ की, यानी कि 5 लाख ही आपका कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाएगा। पहले सिचुएशन के अंदर इतने का है, कुछ नहीं कहा गया, इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल ये 2 एंट्री करी। और उसके बाद नेक्स्ट वही सेम एंट्री जो कि हम प्रीवियस वीडियो में लिख करके आए थे, मैंने आपको सिखाई थी, वही एंट्रीज आपको यहाँ पर करनी है। इसके बाद में आप अलॉटमेंट ड्यू करोगे, फिर रिसीव करोगे, फिर कॉल्स ड्यू करोगे, रिसीव करोगे, यही एंट्रीज आपको करनी है। देखो आगे देख लो, एक बार मैंने एंटर कर रखी है ये फर्स्ट सिचुएशन की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अच्छा ये तो मैंने थर्ड सिचुएशन की एंट्री कर रखी है, फर्स्ट वाली तो नॉर्मल है जो मैंने बता दी, और इसी तरीके से आपको फर्स्ट कॉल और अलॉटमेंट की करनी है। अब आते हैं हम नेक्स्ट सिचुएशन जो कि क्या कहती है, द डायरेक्टर डिसाइडेड टू मेक ए प्रो रेटा अलॉटमेंट 25% ऑफ द शेयर अप्लाइड। अब आ गया आपका प्रो रेटा। डायरेक्टर ने क्या डिसाइड किया है कि जितने आपके पास में एप्लीकेशंस आई हैं उसका 25% ही आप शेयर्स अलॉट करोगे
वो भी प्रो राटा बेसिस पर, और बाकी को रिफंड कर दोगे। टू अप्लाई द बैलेंस एप्लीकेशन मनी रिवर्स अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, और इस अमाउंट को भी हम किससे एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट से, और बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको हम रिफंड कर देंगे। अब कैलकुलेशन करते हैं। आपके पास मनी एप्लीकेशन कितनी आई थी, 4 लाख की। इसका हम 25% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा। यानी कि कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि 1 लाख शेयर्स को प्रो रेटा बेसिस पर हम अलॉटमेंट कर रहे हैं, बाकी के जो रिमेनिंग अमाउंट्स है उसको हम रिफंड कर देंगे। तो एंटर क्या करेंगे हम, वही सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितने के लिए आया था, 20 लाख का। ये तो समझ में आ गया 20 लाख कैसे आया, ऊपर मैंने डिस्कस किया सेम वही, जितने के लिए एप्लीकेशन मनी आती है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे एप्लीकेशन मनी से, तो ये तो फिक्स रहता है, सभी में 20 लाख आएगा। अब इसने क्या कहा था, आपको प्रो रेटा करना है, तो प्रो रेटा अलॉटमेंट करने के लिए हम सेकेंड एंट्री करेंगे। तो यहाँ आपको कैसे निकालना है, देखो एप्लीकेशन मनी एंटर करेंगे हम, एप्लीकेशन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड लास्ट में टू बैंक। 20 लाख आपको एप्लीकेशन के रूप में मिले थे, वो पूरा का पूरा 20 लाख आ जाएगा। इसमें से आपने कैपिटल में डाले 5 लाख, अलॉटमेंट के अंदर डाले 1 लाख मल्टीप्लाई 7.5 तो 7,50,000, और बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आप पूरा का पूरा रिफंड कर दोगे। तो कितना बचा देख लो, 20 लाख में से पूरे 12.5 लाख माइनस करेंगे हम तो कितना बचेगा, 7.5 बचेगा। तो 7.5 आपने पूरा का पूरा रिफंड कर दिया। सेकंड सिचुएशन में ये करना है हमको। नेक्स्ट एंट्री जो हम करेंगे वो अलॉटमेंट ड्यू की कर देंगे और अलॉटमेंट रिसीव्ड की एंट्री कर देंगे। यहाँ ध्यान रखना है, जब अलॉटमेंट आप रिसीव की एंट्री करते हो बैंक की, तो उस कंडीशन के अंदर पहली बात तो इसमें बैंक की एंट्री होगी नहीं। क्यों नहीं होगी, क्योंकि अलॉटमेंट का आप जब आप ड्यू करोगे तो एंट्री करोगे अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 7.5 से करोगे। अब क्योंकि सवाल के अंदर आपने पूरा का पूरा 7.5 लाख रुपए है वो एडजस्ट करके आ चुके हो, पूरा कुछ भी रिमेनिंग नहीं बचा है, 7.5 थे और 7.5 आपने यहाँ पर एडजस्ट कर लिया। तो यहाँ बैंक की एंट्री हम नहीं करेंगे क्योंकि इससे अकाउंट माइनस हो जाएगा। अगर आप करते भी हो तो वो इसका जो प्रभाव है 7.5 लाख का वो वैसे ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि रिवर्स एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 7.5 लाख रुपये। हम फिर उसमें से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, लेकिन यहाँ माइनस करने में तो जीरो अमाउंट आएगा, यही करते थे ना। देखो अलॉटमेंट में 7.5 लाख रुपए आपने यहाँ एडजस्ट किए और बन कितने तरह 7.5 लाख रुपए। तो जब भी हम बैंक एंट्री करते हैं तो अलॉटमेंट अमाउंट में से हम जो ऊपर एडजस्ट करके आए हैं उस अमाउंट को माइनस करते हैं, अगर रिमेनिंग अमाउंट बचता है तो वो बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं। अब यह 7.5 लाख था और 7.5 लाख ही है यहाँ पर अपने बैंक के अंदर, तो कुछ बचा ही नहीं। जब कुछ बचा ही नहीं तो हम उसको बैंक में क्या शो करेंगे, नील अमाउंट, इसलिए हम बैंक एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, अब लास्ट इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, इसमें हम टेबल से जो है इसको सॉल्व करेंगे। मैं आपको टेबल यूज़ करना बताऊंगी, फिर आप आगे के क्वेश्चन भी टेबल से करना। टेबल से करने में थोड़ा सा इजी हो जाता है। देखो, डायरेक्टर टोटली रिजेक्टेड द एप्लीकेशन, 2 लाख शेयर्स एक्सेप्टेड फुल एप्लीकेशन फॉर 80,000 shares and make a pro rata allotment of the 20,000 share to remaining applicants, and the excess application money is to be adjusted our allotment and calls to be made। कहने का मतलब ये है कि डायरेक्टर ने डिसाइड किया है कि यहाँ पर आपके पास 4 लाख की एप्लीकेशन आई थी, 4 लाख में से रिजेक्ट कर रहा है, 2 लाख को तो रिजेक्ट कर रहा है सीधा सीधा कि 2 लाख को कुछ भी नहीं देंगे, वापस से रिफ़ंड कर दो इनका अमाउंट। अब बचे 2 लाख, 2 लाख में से जो 80,000 हैं वो तो पूरे के पूरे अब उनको 80,000 शेयर्स अलॉट कर दोगे। बाकी नीचे कितने बचे, 1,20,000। उस 1,20,000 को आप प्रो रेटा अलॉटमेंट के बेसिस पर शेयर्स अलॉट करोगे, यानी कि 20,000 ही करने हैं, 1,20,000 को 20,000 करने हैं। किस तरीके से करने हैं वो हम टेबल से भी अमाउंट निकालेंगे। और बाकी का अगर कोई रिमेनिंग अमाउंट बचता है तो उसको आपको अलॉटमेंट पर, और उसके बाद भी बचता है तो कॉल्स के ऊपर एडजस्ट करना है। तो चलिए हम टेबल पे चलते हैं, वो टेबल से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये रही आपके सामने, देखो क्या कहा है कि 2 लाख शेयर्स जो हैं उसको तो आप पूरा का पूरा कुछ भी शेयर्स अलॉट नहीं करोगे। अमाउंट कितना रिसीव्ड होगा हम निकाल लेंगे, 2 लाख इंटू 5 यानी कि 10 लाख आपको अमाउंट रिसीव्ड हुआ। ठीक है, अलॉटमेंट ड्यू के अंदर हम कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका
10 लाख, क्योंकि ये आपने अमाउंट जो है रिफ़ंड कर दिया। जब अमाउंट रिफ़ंड कर दे तो यहाँ कुछ भी एंट्री हम नहीं करेंगे, सीधा सिंपल 2 लाख जितने शेयर्स रिफ़ंड कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, वो मल्टीप्लाई करके उसका एप्लीकेशन मनी निकालेंगे और फिर पूरा का पूरा उसको रिफ़ंड में डाल देंगे। अब नेक्स्ट कंडीशन उसने क्या की थी कि जिसके पास 80,000 शेयर्स हैं उसको आपको पूरे के पूरे 80 देने हैं। यहाँ तो फुल सेटलमेंट करना है आपको। 80 वालों को 80 के 80 हमने दे दिए, तो एप्लीकेशन मनी कितनी आ जाएगी, 80 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 4 लैक्स। और यहाँ भी कितनी आ जाएगी, देखो एक बार इससे करना है और एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है। ये तो है कि जो आपके पास में रिसीव्ड हुआ, तो 80,000 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा 4 लाख। और एक्चुअल में कितना होना चाहिए था, इस कंडीशन के अंदर दोनों सेम है, इसलिए यहाँ पर भी 4 लैक्स आ जाएगा। कई बार ये अमाउंट अलग अलग होता है, उसका रीज़न होता है कि यहाँ पर जो ये शेयर्स लिखे हुए हैं ये अलग अलग होना, और वो हम आगे करेंगे, उसमें आएगा डिफरेंस अमाउंट। नेक्स्ट है एक्सेस अमाउंट। इन दोनों का हम डिफरेंस निकालते हैं तो कुछ भी डिफरेंस नहीं आया, इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे, या कुछ भी नहीं लिखेंगे, रिफंड वाले कॉलम में कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट आपका है कि अब जो बचा 2 लाख आपने रिजेक्ट कर दिया, 80,000 को आपने पूरा कर दिया, तो 4 लाख में से 280 गए, तो अब आपके पास में बचे 1,20,000 शेयर्स बचे। इस 1,20,000 को आप प्रो रेटा बेसिस पे सिर्फ 20,000 शेयर्स ही अलॉट कर रहे हो, तो एप्लीकेशन मनी कितने मिलेगी, 1,20,000 को एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि कितना है 5 रुपये, तो 12 पंजे 60 यानी कि 6 लाख। फिर 20,000 को भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 लाख। यहाँ आप एप्लीकेशन मनी लिख सकते हो कि यहाँ कितनी है 5 है, तो यहाँ पे जो भी अमाउंट आ रहा है वो इस अमाउंट को 5 से मल्टीप्लाई करने पर ही आ रहा है। ठीक है, यहाँ क्या एक्सेस अमाउंट निकालेंगे कि 6 लाख आपको रिसीव्ड हुआ, लेकिन होना कितना चाहिए था 1 लाख, तो कितना ज़्यादा मिल गया 5 लाख ज़्यादा मिल गया, उसको हम डाल देंगे इस वाले कॉलम के अंदर। नेक्स्ट है अब अलॉटमेंट पर हम एडजस्ट करेंगे, जो हम एंट्री करेंगे उस एंट्री के अंदर ये अमाउंट हमारे काम आएगा। अलॉटमेंट पर आप कितना पैसा डालोगे, देखो अलॉटमेंट के अमाउंट के जो रुपीज़ थे वो कितने थे 7.5 थे, ये ध्यान रखना है। आपके पास शेयर्स कितने थे 1 लाख थे, ये देखो यहाँ शेयर्स लिख रहे हैं, ये रहे जो आपने अलॉट किए 1 लाख नहीं 20,000 थे, तो हम इस 7.5 को 20,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,50,000। उस 1,50,000 को हम यहाँ शो करेंगे। समझ में आ गया कैसे आया, 20,000 शेयर्स आप अलॉट कर रहे हो ना प्रो राटा बेसिस पर, तो वो मल्टीप्लाई करेंगे अलॉटमेंट अमाउंट से, कितना है 7.5 रुपये, दोनों को मल्टीप्लाई करा तो 1,50,000 आ गया। अब आपके पास एक्सेस अमाउंट था 5 लाख, आपने अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दिया 1,50,000, अभी भी आपके पास 3.5 लाख रुपये अवेलेबल है। तो इसने क्या कहा है कि अगर एडजस्ट अमाउंट बच करने के बाद में बचता है तो आपको कॉल्स पर एडजस्ट करना है। अब कॉल्स के लिए भी वही सारी कैलकुलेशन 20,000 से की जाएगी, क्यों, क्योंकि हम इतने ही शेयर्स अलॉट कर रहे हैं, इसलिए हम 20,000 से कर रहे हैं मल्टीप्लाई। फर्स्ट कॉल का अमाउंट निकालेंगे हम 20,000 मल्टीप्लाई 7.5 तो 1,50,000। एक्सेस अमाउंट कितना था 5 लाख, 1.5 लाख रुपये हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया, 1.5 लाख रुपये हमने फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट कर दिया, तो कितना होगा टोटल 3 लाख। 5 लाख में से 3 लाख गए तो 2 लाख, यानी कि अभी भी आपके पास में अमाउंट बचा है। तो अब हम निकालेंगे सेकेंड कॉल। सेकेंड कॉल कितने की थी 5 रुपीज़ की, तो 20,000 मल्टीप्लाई 5 तो 1 लाख हम इसके ऊपर एडजस्ट कर देंगे। अब भी अगर अमाउंट बच रहा है तो हम उसे क्या कर देंगे रिटर्न कर देंगे। देखो कितना हुआ 3 और 1 4 लाख, यानी कि 5 लाख में से 4 लाख तो आप एडजस्ट कर चुके हो, बाकी कितना बचा 1 लाख बचा, इस 1 लाख को हम रिफंड कर देंगे। अब नेक्स्ट इसमें हम टोटल लगाएंगे, देखो यहाँ से यहाँ तक का टोटल आ गया 11 लाख। सेकंड कॉल का टोटल आया आपका 1 लाख। फर्स्ट कॉल का आएगा 1,50,000 और इसमें आ गया 1,50,000 अलॉटमेंट में। एक्सेस अमाउंट 5 लाख, यहाँ भी आ जाएगा आपका 5 लाख, 10 लाख, 10 नहीं 20, 10 ऊपर भी 10 और 10 ये 20 लैक्स। यहाँ पर 1 लाख और यहाँ पर 4 लैक्स, यानी कि 4 लैक्स में से हमने 1 लैक्स को
शेयर्स अलॉट किए, 20 लाख हमारे पास में टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई थी। इसमें से हमने कैपिटल में एप्लीकेशन मनी का जो कैपिटल में हम ट्रांसफ़र करेंगे वो 5 लाख अमाउंट है। एडजस्ट अमाउंट एक्सेस अमाउंट हमारा टोटल 5 लाख था, जिसमें से हमने 1.5 लाख अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया, 1.5 लाख कॉल्स पे फर्स्ट कॉल पे और 1 लाख सेकंड कॉल पे, और बाकी का अमाउंट हम टोटल 11 लाख रुपए रिफ़ंड कर देंगे। इस पूरे कैलकुलेशन जो हमने करी, इसी को हम जब एंट्री करेंगे तो एंट्री के अंदर हम इसी टेबल में से अमाउंट देख देख करके वहाँ पर लिखेंगे। आप इस क्वेश्चन को विदाउट टेबल के भी कर सकते हो एंट्री के बेसिस पे, लेकिन टेबल से करने पर क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है और आगे जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा वहाँ आपको टेबल की ही ज़रूरत पड़ेगी। विदाउट टेबल के आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इस क्वेश्चन को तो कर सकते हो क्योंकि ये थोड़ा ईजी था, लेकिन इससे ज़्यादा लेवल के भी क्वेश्चन आने वाले हैं आगे, जो कि हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो ये सारा अमाउंट हम निकाल चुके हैं। अब हम चलते हैं एंट्रीज़ पर। मैंने जो एंट्रीज इसमें शो करी है वो ओनली पार्ट 3 की शो करी है, ये वाली। पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर जो भी एंट्रीज होने वाली है वो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ समझा दी है, जो कि ईजी है। हम डिस्कस कर रहे हैं केवल 3 की। सबसे पहले हम यहाँ एंटर करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी, जो कि हम ऊपर टेबल के अंदर निकाल के आए हैं कि टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितने की हुई थी, 4 लाख के हिसाब से 20 लाख की। जो हमने यहाँ 20 लाख लिख दिया, यहाँ पे 20 लाख लिख दिया। अब इस 20 लाख में से हम कितना अमाउंट कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे, देखो टेबल में से, टेबल में देखते हैं। सारा अमाउंट आपको टेबल में देख करके ही शो करना है। देखो यहाँ पर ये वाला जो अमाउंट रिसीव्ड हुआ है, अमाउंट ड्यू, ये एक्चुअल में आपका कौन सा कहलाता है, कैपिटल में ट्रांसफ़र होना। तो 5 लाख रुपए हम कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ देखो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट एंड टू बैंक। ठीक है, ट्वेंटी लैक्स यहाँ आ गया, 5 लाख आपने कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया, 7.5 लाख। ये आई थिंक जो सोल्यूशन गिवन है ये सिचुएशन सेकंड का सोल्यूशन गिवन है, जो कि हमने यहाँ डिस्कस की थी। सिचुएशन थर्ड का मैंने नहीं किया है। देखो आप इसी तरीके से कर सकते हो, मैं यहीं लिख देती हूँ। यही सेम एंट्री होगी, एप्लीकेशन कैपिटल अलॉटमेंट, बस बैंक से पहले एक और आ जाएगा कॉल्स का। तो यहाँ पर हम फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल ना लिख करके लिखेंगे 2 कॉल्स इन एडवांस। एप्लीकेशन मनी में वही 20 लाख रहेगा, कैपिटल के अंदर 5 लाख रहेगा, और अलॉटमेंट में कितना आ जाएगा, 1.5 लाख। हम ऊपर एडजस्ट करके आए हैं, आप चाहो तो उसको स्क्रॉल अप करके ऊपर देख सकते हो हमने कितना अमाउंट लिखा था। ये 1.5 लाख हमने अलॉटमेंट के अंदर एडजस्ट किया था, कॉल्स के अंदर हमने टोटल 2.5 लाख किया था दोनों कॉल्स को मिला के, और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हमने रिफ़ंड कर दिया। तो रिफ़ंड अमाउंट हमारा टोटल कितना था, 1 लाख का था। 11 लाख का था टोटल अमाउंट। 1 लाख तो सिंगल उस पर था, बाकी के उससे ऊपर हम 10 लाख और करके आए थे, टोटल हमने 11 लाख रिफंड कर दिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट है अलॉटमेंट ड्यू करने की हम एंट्री करेंगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 7.5 से ड्यू करेंगे। अब यहाँ पर क्योंकि ये मैंने जो है पहले वाले का लिखा हुआ है, बैंक का इसका नहीं लिखा, सेकंड सिचुएशन की एंट्रीज लिखी हुई है, फर्स्ट की नहीं। तो हमें यहीं आपको बता देती हूँ कि बैंक का अलॉटमेंट का जो हम बैंक रिसीव्ड अलॉटमेंट की जो मनी रिसीव्ड होती है उसको हम कैसे लिखेंगे। तो हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आएगा। इससे पहले लिख लेना इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखो हमने अलॉटमेंट ड्यू कितने किया, 7.5 लाख का। ऊपर हम कितना एडजस्ट करके आ चुके हैं, 1.5 लाख। तो इस 7.5 लाख में से हम 1.5 लाख माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 लाख। तो यहाँ पर जो हम अलॉटमेंट रिसीव लिखेंगे वो ओनली 6 लाख होगा। ठीक है, क्योंकि हम 1.5 लाख पहले ही एडजस्ट कर चुके हैं तो वो यहाँ माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री जो हम करेंगे वो कॉल्स की करेंगे, कॉल्स ड्यू करने की। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 7.5 लाख रुपए से, सिंपल सेम यही एंट्री इसमें भी होगी। जब बैंक की करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट करेंगे। तो यहाँ पे जो 7.5 लाख थे, 7.5 लाख में से हमेशा ध्यान रखना है कि जिस जिस कॉल्स पर आपने एडजस्ट किया है अमाउंट को, उस कॉल से आपको माइनस करना है। कॉल्स हो या अलॉटमेंट हो, इसमें से माइनस कर देंगे एडजस्ट अमाउंट को। तो 7.5 लाख में से हम ऊपर जो एडजस्ट करके आए हैं वो कितना है, 1.5 लाख। 1.5 लाख नहीं टोटल, हाँ फर्स्ट कॉल का तो 1.5 लाख ही है, टोटल 2.5 लाख था। फर्स्ट कॉल का 1.5 लाख है, तो इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ भी कितना अमाउंट रिसीव हो जाएगा हमारा, 6 लाख। यहाँ लिखेंगे 6 लाख बैंक वाले कॉलम में। ठीक है,
नेक्स्ट है सेकंड कॉल को ड्यू करेंगे। सेकंड कॉल को ड्यू करने की एंट्री हुई 5 लाख की। जब इसको रिसीव करेंगे तो रिसीव करने के अंदर हम ऊपर 1 लाख रुपए एडजस्ट करके आए हैं, उस 5 लाख में से 1 लाख माइनस करके 4 लाख रुपए यहाँ पर शो करेंगे। ठीक है, ये क्या है मैंने इसलिए नहीं समझाया, नहीं लिखा इसके अंदर, क्योंकि मैंने ऊपर टेबल के अंदर सभी अमाउंट को कैलकुलेट करके बताया है। आप खुद से एंट्री करें उस टेबल को देख करके। कहीं से दिक्कत आती है किसी एंट्री के कैलकुलेशन में या अमाउंट के अंदर तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके सभी एंट्रीज को अच्छे से करवा दूँगी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट सेशन जो है इसके नेक्स्ट बाकी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इस क्वेश्चन के अच्छे से प्रैक्टिस करें और इम्पोर्टेंट जो टेबल है उस टेबल को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, सीखिए टेबल बनाना, क्योंकि आगे चल करके आपको टेबल से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है।